चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ कक्षा 9वीं का, जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो क्लास 9th का है। मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र का सेट फर्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 9th का है और इसी वर्ष यानी कि 5 मई को देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी छात्र 5 मई को एग्जाम दे रहे हैं जैक बोर्ड में, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि झारखंड द्वारा यह जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र है। सेट फर्स्ट का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि आपको 5 मई को देखने को मिलने वाला है। तो आपका क्लास 9th का बताऊंगा, सब्जेक्ट यानी साइंस का बताऊंगा और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें कि समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें कि पूर्णांक आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा और 5 मई को आपको ये देखने को मिलने वाला है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके 40 रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक रहने वाला है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सही विकल्प का आपको चयन करना होगा और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपके सामने आपका पेपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो रहा है आपका मॉडल प्रश्न पत्र। तो एक बार वीडियो को यहाँ से जरूर ही देख के आना, यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा और आपके सेट फर्स्ट के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से काफ़ी कुछ फंस रहा है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सदिश नहीं है? क्या विस्थापन सदिश नहीं है? तो नहीं, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है, वेग भी एक सदिश राशि होती है। बट दूरी क्या है? तो दूरी के कभी भी सदिश राशि नहीं होती है, दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, तो चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर हम जानते हैं क्या मापता है, तो दूरी मापता है। क्या मापता है? तो दूरी मापता है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में आएगा कि 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर में आपको मान बताना होगा। तो हम जानते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर को आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यानी 5 चौके होता है, तो 18 चौके क्या होता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। इनके ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक कार की चाल जो है वो 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या होगा? आपको यहाँ पर क्या करना है, कार का त्वरण बताना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना हुआ, तो हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, तो आपको सिंपली लगा देना है यहाँ पर क्या लगाना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली क्या लगाना है, यू स्क्वायर। हम जानते हैं यू स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, तो यू स्क्वायर नहीं, आपको क्या करना है बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, बी स्क्वायर इक्वल जो होता है वो यू स्क्वायर होता है प्लस का 2as होता है। क्या होता है, 2as होता है। तो वी स्क्वायर इनके अंतिम क्या है, तो अंतिम चाल आपको कितनी है यहाँ पर प्रति घंटा कितनी है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो 36 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो 36 × 36 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर यू स्क्वायर कितना है, तो आपका 18 यानी कि 18 × 18 है। और यहाँ पर कितना है, प्लस का 2as आपको यानी कि एक आपको निकालना है और एस आपका कितना है, तो 15 दिया जा रहा है। तो आपको 18 से हम काटते हैं तो 18 दूना आता है और इसे हम 18 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर दूना आता है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 दूना 4 आ रहा है। 4 इक्वल आपको कितना आ रहा है, तो 2as आ रहा है। क्या आ रहा है, तो 2as आ रहा है। तो आपको यानी 2 से हम काटते हैं कि 2as आ रहा है, तो आपको यानी कि सिंपली आपको करना है 2as इक्वल आपको कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। 2as इक्वल आपको यहाँ पर 4 आ चुका है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर s का मान यहाँ पर कितना दिखा रहा है, तो s का मान यहाँ पर दिखा रहा है 15 मीटर है। इक्वल में आपका 4 चल रहा है, तो आपको यहाँ पर 2a यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो 4/15 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हम 2 से काटते हैं तो 2 ने यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो 15 दूनी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि बल का सही मात्रक क्या होता है, तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन होता है और मीटर पर सेकंड आपका यानी वेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यह किसका होता है आपको वो लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं 1 न्यूटन होता है वह किसके इक्वल होता है, तो हमने पढ़ा है एफ इक्वल जो होता है वो क्या होता है, तो एम ए होता है। क्या होता है, एफ इक्वल जो होता है वो एम ए होता है। यदि 1 न्यूटन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 न्यूटन जो हो जाएगा भाई कितने क्या हो जाएगा, तो 1 न्यूटन तब होगा, 1 न्यूटन तब होगा, एफ का मान तब होगा जब द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम हो। और यानी कि क्या होता है, और यहाँ पर क्या यानी कि एम ए है और यहाँ पर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम है, इनमें से किसका
जड़त्व सबसे कम होगा। सबसे कम जो जड़त्व होगा वो किसका हो जाएगा, तो 2 का होगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण आपको निकालना होगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि एफ इक्वल जो होता है वो एम में होता है। उस प्रकार से आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। और यहाँ पर बात करें कि न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो न्यूटन की गति से पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर का पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो बल मापने का जो सूत्र होता है वो दूसरे नियम से मिलता है। एफ इक्वल जो होता है वो एम में होता है। तो हम जानते हैं एफ जो होता है वो द्रव्यमान की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आपको मिलता है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर करा जी का मान क्या होता है, तो जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात नहीं, 60 किलोग्राम द्रव्यमान में से किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो यानी कि जी का मान यहाँ पर इतना होता है। चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1/6 होता है। इनके आपको सिंपली यहाँ पर 10 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। शरबत बनाते समय इनके पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर इनके सभी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होने वाले हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, इसका भी यह कारण है। और पदार्थ गतिशील होते हैं, इसका भी यही कारण है। पदार्थ चिकने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी आपका यह एक कारण होता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो, यानी पदार्थ का उदाहरण है, क्या विचार एक पदार्थ है, तो नहीं। क्या शीत एक पदार्थ है, तो नहीं। शीतल पेय एक पदार्थ है, स्नेह भी एक पदार्थ नहीं है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। शीतल पेय यानी ठंडा जल जो होता है वो आपका यानी पदार्थ होता है, इसलिए आपका विकल्प सी वाला राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो स्वतः मिलना क्या कहलाता है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, तो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, तो आपको सिंपली आपको पता होगा कि मास बटे वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर करा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह नियम किस नियम को दर्शाता है, तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं, स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। और यहाँ पर बात है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है, यह भी आपका द्रव्यमान इनके स्थिर अनुपात नियम को दर्शाता है। और यहाँ पर बात करें कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है उसे हम किस में मापते हैं, क्या मीटर में मापते हैं, तो नहीं। सेंटीमीटर में मापते हैं, नहीं। तो परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को हम मापते हैं वह किस में मापते हैं, तो वह आपको नैनो किस में मापते हैं, तो आपको सिंपली हम इनकी किस में मापते हैं, तो आपको यानी कि एम में मापते हैं। फिलहाल कि आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा हम मास में तो मापते हैं, बट आपको एनएम राइट लेना चाहिए। ये दोनों ही हो सकते हैं, आपको लिखना है। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है, तो वह आपका एक परमाणु कहलाता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, जल की परमाणुता कितनी होती है, तो जल जो होता है उसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो उसमें 2 परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो ये मिलकर कितने परमाणु हो जाएंगे, तो 3 परमाणु हो जाएंगे। इनमें से कौन एक यानी कौन से यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुता जो है वो आपकी 5 हो जाएगी। तो हम जानते हैं अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। इसमें तो आपके 4 मिल रहे हैं। और यहाँ पर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, तो CO2 है, इसमें भी आपके 3 मिल रहे हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कितने मिल रहे हैं, तो CaCO3 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। कैल्शियम है और यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर O3 यानी 3 है, तो 3 तो 5 हैं। यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा सी वाला। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें की परमाणुता 5 होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है COH का होल प्राइड होता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना होगा। तो नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वह कितना होता है, तो आपको सिंपली पता होगा। नाइट्रिक एसिड जो होता है तो NH3 क्या होता है, Na क्या होता है,
HNO3 होता है, क्या होता है, आपको सिंपली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि HNO3 होता है, H का कितना होता है तो 1 होता है, और इनके नाइट्रोजन का कितना होता है तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं 14 होता है, और यहाँ पर 16 की 48 कितना होता है, ये इसका आपका कितना होता है तो 16 होता है। तो 48 और 14 कितने हो जाएंगे तो आपके 62 हो जाएंगे, और एक 63 यानी कि 63 आपका सिंपली यहाँ पर इनके पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय है, क्या पैरामीशियम एक जीवी है इनके, हाँ तो हाँ आपका विकल्प पहला वाला राइट हो जाएगा। पाद कोशिका की खोज इनकी बाहरी परत क्यों है, क्या है तो आपका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्र का, फिर कोशिका द्रव्य है। तो की पादप कोशिका की जो इनकी बाहरी परत होती है वो क्या होती है, क्या कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर आपका क्या है तो आपको सिंपली कोशिका भित्ति पे लगा देना है। नेक्स्ट बात है कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहाँ पर बात है कोशिका झिल्ली का, यानी कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम, या फिर आपको इंडोसाइक्लोसिस, या फिर अवशोषण, या फिर आलुपरासरण। तो आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ पर होती है, तो कोशिका में जो होती है वो कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में नहीं, राइबोसोम में नहीं, गुणसूत्र में नहीं, तो आपका किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइबोसोम में, आपकी कौन सा हो जाएगा। आपको इसका जवाब कमेंट्स में लिखना होगा, मैं आपको वेट करूंगा, इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही देना है। लाइसोसोम कौन बनाता है, तो लाइसोसोम कौन बनाता है तो आपको सिंपली पता होगा कि लाइसोसोम जो बनाता है वहाँ पर राइबोसोम बनाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को हम क्या कहते हैं, कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन 36 की बात है यहाँ पे, तना के शीर्ष यानी स्थयाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो तना की यहाँ पर क्या है तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वो लिखना होगा विभज्य ऊतक आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं यहाँ पर क्या है, पौधों में इनकी पौधों में बनी पत्तियों द्वारा बने इनके बने भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन सा ऊतक करता है, तो आपको सिंपली पता होगा भोजन का करता है, तो आपका फिलोएम करता है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने की इनके जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है, इनके अस्थि और यहाँ पर क्या है इनके मांसपेशियों को जोड़ने वाली वो होती है, तो आपको तंत्रिका कहलाती है, टेंडिन या फिर आपका लिगामेंट आपको लिखना होगा। नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्क्लेरेन कायम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन कायम पाया जाता है। अस्थि एक ऊतक है तो संयोजी है, तंत्रिका है या फिर एपिथेलियम या फिर आपका पेशी है, तो आपका विकल्प पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं।